मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप सब लोगों का। और मैं आपको हर दिन एक नया टॉपिक देकर अपने वीडियोस के जरिए चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो अब कर दीजिए। वीडियो के ऊपर आपकी स्क्रीन पे एक नीचे जो राइट साइड में एक आइकन बना आ रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार और प्रेस कर देंगे तो बेल आइकन भी प्रेस हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा रही हूँ, उसी में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी जब हम एक चीज किसी को बेचते हैं, अगर उसका पोजीशन दिया, पेमेंट नहीं आया, या पेमेंट तो आया पोजीशन नहीं दिया, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप से है। कब उस चीज पे ओनरशिप आ जाएगी उस बायर की जो कि अभी तक थी सेलर की, राइट। तो ये बहुत ही यूं कह देना चाहिए कि एक अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार स्टूडेंट से पूरा नहीं लिख के आते हैं। मैं इस टॉपिक को एक केस लॉ के साथ में आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें इसे ध्यान देना होता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ना चाहिए जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा करते हैं, और कई बार डिस्प्यूट भी इसी वजह से अराइज होते हैं क्योंकि कई बार हम पूरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, इसको कवर किया है सेक्शन 18 और 19 ने। जो 1930 का एक्ट है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके सेक्शन 19 और 18 ने इसको कवर किया है। अब आपसे बात करते हैं कि ये सेक्शन 18 और 19 आपसे क्या कहता है। ये कहता है गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जब हमने गुड्स पढ़ाया था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ गुड्स 3 तरीके की होती हैं। उसमें जो प्रेजेंट गुड्स थी वो भी 3 तरीके की थी, जिसमें हमने कहा था कि स्पेसिफिक गुड, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। तो यहाँ पे ये कहता है कि गुड्स हमेशा एसर्टेन होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए कि आप क्या चीज खरीद रहे हो और क्या चीज बेच रहे हो जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। तो ये कहता है गुड्स मस्ट बी एसर्टेन वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अगर अनएसर्टेन गुड्स की बात हो रही है, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन ट्रांसफर्ड, कोई प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर सैंक्शनड। जब तक कि चीजें सैंक्शन ना कर दी जाए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। आगे बात करता है प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास, और केवल तभी पास होगी जब उसका इंटेंशन हो पास करने का। और जबकि आगे यही सेक्शन ये कहता है कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स एंड द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर of such time as the parties to the contract intended to be purchased, यानी उस पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए उसको खरीदने का। तो यहाँ ये जो सेक्शन है एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स दोनों की बात करता है, और यहाँ ये कहता है कि दोनों ही मामलों में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है उसमें इंटेंशन का बहुत मेजर रोल रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किन किन बातों को कौन सी बेसिक कंसेप्ट्स है जब जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। तो ये कहते हैं 3 तरह की बेसिक कंसेप्ट्स हैं। देखो, एक तो कहता है प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो पास जरूर होने चाहिए। जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी राइट्स जरूर ट्रांसफर होने चाहिए। यानी एक जमीन जो आज तक मेरी है, अगर मैं आपको बेच देता हूं तो उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन करना है, उसे बेचना है या उसे ऐसे ही रखना है, ये राइट भी मैं आपको ट्रांसफर करूं। केवल जमीन के पेपर्स ट्रांसफर करने के साथ साथ अगर उसके यूज करने का, उसका प्रॉपर्टी का राइट नहीं मैं आपको ट्रांसफर करूं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ऐसी चीज को बेचने का। अब दूसरी चीज कहता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, उसका मतलब है ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। यानी जो जिन डॉक्यूमेंट्स में आज तक ओनरशिप मेरी है वो ओनरशिप उस व्यक्ति की आ जानी चाहिए जो अब उस प्रॉपर्टी का बायर हो गया है। तीसरी चीज कहता है पोजीशन ऑफ गुड्स, वो गुड्स का पोजीशन भी आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि जो जमीन है या जो मकान है मैंने आपको बेचा और उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपको दे दिए, लेकिन उस मकान की चाबी आज तक भी मेरे ही पास है, वो मैंने आज तक आपको नहीं दी। इसका मतलब मैंने पोजीशन नहीं दिया आपको। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ना केवल पोजीशन बल्कि उसका ओनरशिप और उसके राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स, ये तीनों चीजें ट्रांसफर होना जरूरी है। इसीलिए इसे लिखा गया है कि प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए और पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर कम ट्रांसफर होगी तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद ये कहता है कि क्या जरूरी चीजें होती हैं जब भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो क्या क्या चीजों की जरूरी है उनको फॉलो करना। तो ये कहता है दो बातें बहुत जरूरी है जो सेक्शन 18 ने कहा कि ये कहता है एक तो सर्टेन गुड्स होनी चाहिए, यानी वो निश्चित चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने कहा मैंने जमीन खरीदी तो कोई सी भी जमीन नहीं खरीदी, पर्टिकुलर लोकेशन की, पर्टिकुलर साइज की, वो जमीन जिसका काम जिसका ब्यौरा उस पेपर के अंदर है वो जमीन मैंने खरीदी है। तो एसर्टेन्ड है, केवल जमीन नहीं है। एसर्टेन्ड का मतलब निश्चित जमीन। तो यहाँ पे कहता है एक तो गुड्स एसर्टेन्ड होनी चाहिए, दूसरा कहता है इंटेंशन टू पास प्रॉपर्टी। ये कहता है उसका इंटेंशन भी होना चाहिए। जैसा अभी मैंने सेक्शन 18 और 19 की डेफिनेशन आपको बताई थी, उसमें ये कहा है कि ना केवल गुड्स एसर्टेन हो, प्लस उसमें इंटेंशन भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के राइट्स को पास करने का। अगर मेरा इंटेंशन ना हो कि मैं आपको प्रॉपर्टी राइट्स पास करूं तो फिर बेकार है ऐसा ओनरशिप देने का। ठीक है, तो उसके राइट्स भी ट्रांसफर करना जरूरी है, ना केवल चीज निश्चित हो बल्कि उस चीज के ऊपर जो अधिकार है वो भी निश्चित करके उसे ट्रांसफर करना जरूरी है। जब ये दोनों मिलेंगे तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात कहते हैं कि क्या क्या खासियत होती है इन ये जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो ये कहता है एक तो ओनरशिप, सबसे पहली जरूरी चीज है कि इसकी सिग्निफिकेंस है कि जब जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा ओनरशिप जरूर ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज कहता है रिस्क। देखो हम कहते हैं कि कई बार मैंने आपसे कोई चीज खरीद ली, उस चीज का पेमेंट मैंने पूरा कर दिया और सिर्फ मैंने उसका भी पोजीशन नहीं लिया है, यानी मैंने कहा मेरी शाम तक गाड़ी आएगी, मैं 200 बोरी गेहूं आपके गोदाम से उठवा लूंगा। होता है ना ऐसा। तो ठीक है, पेमेंट मैंने अभी पूरा कर दिया। अब मान लीजिए कि उस गोदाम में आग लग जाती है और वो जो 200 बोरी गेहूं मैंने खरीद लिया वो भी जल जाता है और बाकी सारा गेहूं जो उस सेलर का था वो भी जल जाता है या खराब हो जाता है, जो भी कुछ है। अब मैं अगर ये कहूं कि नहीं ये गेहूं का नुकसान तो तुम्हारा है, तुम तो मुझे मेरा सारा पैसा दे दो, तो वो सेलर यही तो कहेगा कि सर ये अब इस पे ओनरशिप आपकी आ चुकी थी, तो जिसके पास ओनरशिप होती है उसी की रिस्क हो जाती है, आप उठवा लेते, मेरा कोई इरादा नहीं था कि आपका गेहूं मेरे गोदाम में पड़ा था इसलिए आग लगवा दूं। लेकिन अगर आग लगी है और इसमें आपका भी गेहूं जल गया तो इसमें मेरी कोई रिस्क नहीं है, रिस्क आपकी थी, आप मत रखते मेरे गोदाम में। आप समझ रहे? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कि जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क भी उसी का होता है। ये कई बार डिस्प्यूट इसी पॉइंट पे आकर के बनते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो ये कहता है वंस द ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर सो डज द रिस्क। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे के वैसे रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। ये कहता है इन केस ऑफ डैमेज और एनी अदर लिमिटेशन द राइटफुल ओनर बियर्स द रिस्क। किसकी होगी रिस्क? जिसके पास ओनरशिप होगी। तो चाहे अगर बायर की हो गई है तो बायर की होगी रिस्क, और अगर ओनरशिप अभी सेलर के ही पास थी तो फिर रिस्क होगी सेलर की। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क किसकी होगी? रिस्क सिर्फ उसी की होगी। मान लिया कि उसके आपने गोदाम में रख रखा था लेकिन ओनरशिप नहीं थी उसके पास, इसलिए रिस्क भी अब उसकी नहीं है। आगे कहता है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन करने का राइट किसके पास होगा? यहाँ देखेगा द थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स आर लाइबल फॉर एक्शन फ्रॉम द ओनर। जिस भी व्यक्ति का ओनरशिप होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर या उस गुड्स के ऊपर, उसी के पास थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करने का या एक्शन लेने का राइट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कि अगर मान लीजिए उसी गोदाम की बात करते हैं, जो गेहूं जला है उस 200 बोरी गेहूं के जलने से अगर किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई एक्शन था तो उस थर्ड पार्टी से जो डैमेजेस वगैरह क्लेम करनी है 200 बोरी गेहूं के लिए वो बायर ही क्लेम करेगा, सेलर नहीं क्लेम करेगा। क्योंकि सेलर तो साफ ये कह देगा कि सर मेरी वो गेहूं मेरी ओनरशिप में ही नहीं था तो मैं उसके लिए क्यों डैमेजेस क्यों क्लेम करूंगा थर्ड पार्टी से मैं मेरे गोदाम में जो मेरा माल था, माल यानी जो उसकी प्रॉपर्टी, केवल उसका वो डैमेजेस क्लेम करेगा। लेकिन जो माल वो बेच चुका है उसका क्लेम वो नहीं एक्शन फाइल करेगा। ठीक बात है? आगे बात कहता है सूट फॉर प्राइस। ये कहता है द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेलर के पास अगर उस चीज का अगर पेमेंट नहीं आया है तो पेमेंट के लिए स्यू करने का राइट सेलर के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि वो चीज को बेच रहा है। तो ये सेलर के साथ साथ उस बायर की भी ड्यूटी थी कि वो बायर उसका पेमेंट करता। अगर वो पेमेंट करने में कोई भी गड़बड़ी करता है तो सेलर हैज अ राइट टू स्यू अगेंस्ट द बायर। एक और चीज कहता है इंसॉल्वेंसी। मान लीजिए बायर और सेलर दो पार्टी हैं, उन दोनों में से कोई एक दिवालिया हो जाता है। हम ये मान लेते हैं
कौन दिवालिया? दोनों हो सकते हैं ना, कोई भी एक हो सकता है, कोई ये तो है नहीं कि बायर ही दिवालिया होगा। तो यहाँ ये कहता है द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी टेक्स ओवर द गुड्स। जो भी व्यक्ति दिवालिया होता है वो खुद तो नहीं उस असेट्स के ऊपर ना ही तो पेमेंट कर सकता है, ना ही उसको रिसीव कर सकता है, बल्कि उसका ऑफिशियल रिसीवर जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया वो सरकारी प्रापक होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन करेगा, वही व्यक्ति उसका चार्ज लेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जो हम बात करें इंसॉल्वेंसी की जो मैटर होता है उसमें जो ऑफिशियल रिसीवर होता है, इट डिपेंड्स हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ये देखना पड़ता है कि इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, बायर या सेलर, और फिर उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि इसका चार्ज कौन लेगा। ठीक है। इसमें साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी या नहीं हुई थी। मान लीजिए सेलर इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी बायर के पास में, तो फिर बायर की ड्यूटी है कि वो पेमेंट करेगा, लेकिन उस सेलर को नहीं करेगा जो इंसॉल्वेंट हुआ है, उसके ऑफिशियल रिसीवर को करेगा। ठीक है। यहाँ ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि क्या क्या फीचर्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के फीचर्स की बात करते हैं। ये कहता है सबसे पहली चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि असर्टेन गुड्स होनी चाहिए, यानी स्पेसिफिक गुड्स होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 20 से 22 तक की चीजें कवर की गई है। ठीक है, मतलब अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और गुड्स शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट, जिनको डिलीवर किया जा सके। किसी चीज को अगर हम डिलीवर नहीं कर सकते तो ऐसी चीज को हम कभी भी स्पेसिफिक गुड्स नहीं कह सकते। ठीक बात है। क्योंकि आप मान के चलिए अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है तो डॉक्यूमेंट्स के जरिए ट्रांसफर होता है ना, पर उसका डॉक्यूमेंट भी नहीं हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो तो ये तो डिलीवरेबल स्टेट पे ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। जब तक कि गुड्स की अप्रूवल ना आ जाए तब तक हम उसे बेचा हुआ नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए आप किसी सेलर के पास जाते हैं और कोई चीज पसंद करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं जरा घर पर दिखा लेता हूँ और अगर वो मुझे पसंद आएगी तो मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट छिपा हुआ है, इम्प्लाइड है, वो ये है कि आप रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इसके अप्रूवल या जो डिनाई करना है, ये जो आपके पास राइट है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मगर अगर वो रीजनेबल टाइम लैप्स हो जाता है तो ये माना जाएगा कि आपने ये चीज खरीद दी है एंड यू आर बाउंडेड टू पे। अब आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे कहता है अनसर्टेन गुड्स अगर होती हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि अगर बायर उसमें इंटेंशन रखता है या नहीं रखता है कि वो चीज उसे खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। बिल्कुल ऐसे एक और पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये कहता है, यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल की बात याद दिला देना चाहती हूँ कि जब जब आप चीजों को बेचोगे उसके टाइटल का भी ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का भी ट्रांसफर होता है। देखो लैटिन लैंग्वेज में एक प्रिंसिपल है, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। इसका ये मतलब होता है नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जिस चीज के ऊपर मेरा खुद का जो प्रॉपर्टी राइट है उससे ज्यादा बेटर किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ओनर मैं हूं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए मैं इसको मैं आपको एक स्पेशली एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी की कार को चुरा लिया। ठीक है, चुरा करके उसने मिस्टर बी को दे दिया और मिस्टर बी ने उसको आगे बेच दिया। आप मुझे एक बात बताइए, ए पर्सन ने जो कार को चुराया वो कार उसके पोजीशन में तो जरूर आ गई मगर ओनरशिप पे तो नहीं है ना। ओनरशिप तो जिसका ओनर है वो वही उसी के पास है ओनरशिप। तो अब मिस्टर ए ने जो चुराई है कार विदाउट ओनरशिप वो किसी को बेच कैसे सकता है। तो जो आपके पास राइट ही नहीं था उसके टाइटल का, उस टाइटल को आप ट्रांसफर कैसे करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स में कि आपके पास ओनरशिप का टाइटल होना जरूरी है, देन यू कैन ट्रांसफर इट। Without having the transfer title, you cannot transfer the title, right? तो यहाँ पे ये important चीज थी कि जो no one has can give a better title than he himself has, और ये कहता है ओनरशिप को इंश्योर करता है और ओनली एन ओनर कैन डिस्पोज इट अकॉर्डिंग टू हिज विल टू अनदर। जो किसी वस्तु का जो ओनर होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे बेचे, खत्म करे या उसका रिकंस्ट्रक्शन करे या बर्बाद करे, अपने पास रखे, वो जो मर्जी है वो वह करे, लेकिन जिसके पास ओनरशिप राइट होता है वही उसको ट्रांसफर कर सकता है ना। आगे की बात करता है टाइटल बाय एस्ट्रोपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्ट्रोपल का टाइटल भी होता है उसके पास में। द बायर में ऑब्टेन टाइटल
जब आप ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी को तो बायर के पास में ही एस्ट्रोपल का राइट आ जाता है। तो बायर में ऑब्टेन टाइटल इफ द ओनर हैज नो ऑब्जेक्शन टू द थर्ड पार्टी सेलिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स। किसी तीसरे व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि ये मेरी संपत्ति थी, मैंने इस मिस्टर बी को बेच दिया है, तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो एस्ट्रोपल का राइट बायर के पास चला जाता है कि वो अब इसको जो मर्जी आए जैसा करे वो कर सकता है। अब इसमें सेलर कोई भी उसमें रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि अब बायर के पास ओनरशिप आ गई है। तो यहाँ ये कहता है कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए सेलर अपने एजेंट के जरिए किसी चीज को बिकवा रहा है, तो एजेंट उसका ओनर तो नहीं है, लेकिन एजेंट को वो राइट उसने दिया है कि वो एज अ ओनर उस राइट को ट्रांसफर करेगा जो ओनरशिप का है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एजेंसी भी इस समय याद दिला दी है मैंने आपको, और सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ रहे हैं और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत सारी पिछली चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सारे फीचर्स इसके बता दिए। अब एक छोटा सा केस लॉ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा केस लॉ है, कलकत्ता का केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, हुगली म्युनिसिपैलिटी बोर्ड थी, है ना, और उसने क्या हुआ कि स्पेंस लिमिटेड एक ट्रैक्टर बनाने की कंपनी थी, उनसे उन्होंने ट्रैक्टर लिए और ये कहा, इस कंडीशन पे लिए थे कि इफ द म्युनिसिपैलिटी वाज नॉट सेटिस्फाइड इट वुड रिजेक्ट द ट्रैक्टर। अगर उन्हें अच्छे नहीं लगे तो वो रिजेक्ट कर देगी और वो वापस भेज देगी। ठीक बात है। द म्युनिसिपैलिटी टुक पोजीशन ऑफ द ट्रैक्टर एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ एंड अ हाफ इट रिजेक्टेड इट। म्युनिसिपैलिटी बोर्ड ने क्या किया, ट्रैक्टर ले गई, अपने पोजीशन में ले लिया, अब इसका पेमेंट नहीं आया, यानी ओनरशिप नहीं आई है, अपने पोजीशन में ले लिया और 1.5 महीने तक उन ट्रैक्टर्स को यूज कर लिया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें तो ये पसंद ही नहीं आए, ये रिजेक्ट कर रहे हैं, आप वापस ले जाइए। अब बताइए, ऐसा कह रहे हैं, तो अब जो स्पेंसर लिमिटेड कंपनी थी उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ट्रैक्टर लिए थे कि अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है और आप सेटिस्फाई नहीं आते हैं तब आप रिजेक्ट करेंगे। पहली चीज, अगर ऐसा होता है तो आप 1 या 2 या 3 दिन में ही ये बता करके और हमें बता देते। अगर आप पहली चीज तो बताते नहीं है, दूसरा 1.5 महीने तक ऐसे यूज कर लेते और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है और अब हम रिजेक्ट करते हैं, तो अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो आपका इसका पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो इस बात पे कहते हैं द सूट वाज फाइल्ड अपॉन द अनविलिंगनेस ऑफ द ट्रैक्टर कंपनी टू एक्सेप्ट इट। अब ये कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी बोर्ड ने उस ट्रैक्टर कंपनी के ऊपर ये केस फाइल किया कि भाई इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, आप इन पे दबाव बनाइए कि ये इसको स्वीकार कर ले, हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो आपको मालूम है इसका जजमेंट क्या हुआ, अपील को डिसमिस कर दिया गया। इस अपील को डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि जो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड है, हुगली म्युनिसिपैलिटी बोर्ड है, उसको अब इसका पेमेंट करना पड़ेगा बजाय कि रिजेक्शन। तो ये कहते हैं द म्युनिसिपैलिटी बोर्ड हैड नॉट ओनली यूज द ट्रैक्टर बट ऑल्सो रीजनेबल टाइम हैड इलैप्स्ड। ना केवल उन्होंने उनको यूज किया बल्कि उस एक रीजनेबल टाइम को भी खत्म कर दिया। हेंस द प्रॉपर्टी इन द ट्रैक्टर हैड ऑलरेडी पास्ड टू द म्युनिसिपैलिटी एंड देयरफॉर इट कुड नॉट रिजेक्ट इट। तो अपने आप ही पोजीशन तो ऑलरेडी आ गया था, अगर आपने उस रीजनेबल टाइम को भी खत्म कर दिया है तो ये माना जाएगा आपने इसका ओनरशिप भी ले लिया और अब आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप रिजेक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो आपको मैंने केस लॉ बताया है, इससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1977 का केस लॉ है और ये बहुत अच्छा केस लॉ है। अगर आपको ये आंसर में लिख देते हैं तो इसका वेटेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने मेरा टॉपिक कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।